दोस्तों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी कि दिमाग और पैराशूट तब काम करते हैं जब वो खुले होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुले वातावरण में काम करेंगे, आपका दिमाग ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। इसका मतलब ये है कि एकेडमिक फ्रीडम बहुत बड़ी चीज है अगर किसी भी समाज को इंटेलेक्चुअल रूप से अगर तरक्की करनी है। लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं वो चिंताजनक है। आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ये कहा था कि दुनिया की 100 यूनिवर्सिटी में भी जो है एक भी भारत की यूनिवर्सिटी नहीं है और ये चिंताजनक स्थिति है। जब इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कर रहा था तो पता लगा कि भारत की यूनिवर्सिटीज की प्रॉब्लम्स क्या है और क्यों भारत की यूनिवर्सिटियां दुनिया के अंदर अपना नाम नहीं बना पा रही हैं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान नहीं कर पा रही। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और भारत के विद्यार्थी हार्वर्ड हो, एमआईटी हो, प्रिंसटन हो, कॉर्नेल हो, वहां जाके या यूरोप की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वहां जाके अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि विदेशी छात्र भारत की किसी यूनिवर्सिटी में लाइन लगा के खड़े हों और इस उम्मीद से कि अगर यहां एडमिशन मिल जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी? ये परिस्थितियां चिंताजनक हैं जो हमारे सामने हैं और आज हम इसी की चर्चा करेंगे और चर्चा का मुद्दा रहेगा विश्व गुरु भारत में। अगर हम बात कर रहे हैं भारत की तो 179 देशों का सर्वे हुआ। जो हमारे यहाँ एकेडमिक फ्रीडम है उस इंडेक्स के हिसाब से हमारा नंबर 156वां है। इसका मतलब हम लोअर 10% में। कहने का मतलब यह है कि भारत की यूनिवर्सिटीज में क्या हम लोगों ने, जिसको कहा जाता है कि मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो आजादी दी जानी चाहिए, क्या हमने वो आजादी पे अंकुश लगा दिया है? आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर हम ग्राफ देखें, जो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स का ग्राफ है 2015 से 2025 तक का, जो छप के आया है, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। ये मेरा क्रिएशन नहीं है, आप जाइए और इंटरनेट पे डाउनलोड कर लीजिए एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। और एक साल का नहीं, आप पिछले कई सालों से 2017 से ये इंडेक्स छप रहा है, तब से आप इसको देख सकते हैं। अब यहां पे स्थिति क्या है? जो 15 के अंदर स्थिति थी कि हमारा जो इंडेक्स था वो 0.41 के लेवल पे था। एक जो है वो हाईएस्ट है। हम शुरू से ही लोअर हाफ में है। कहते हैं हम अपने आप को विश्व गुरु हैं, लेकिन हमारी जो यूनिवर्सिटीज है वो लोअर हाफ में आती हैं दुनिया में और वो घट के अब लोअर लास्ट 10 में आ गई है। ये स्थिति काफी चिंताजनक है। अब इसका पैमाना क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। हमने क्या किया पिछले 12 साल में? हमने यूनिवर्सिटीज तो बहुत बढ़ा दी। करीब 800 यूनिवर्सिटी थी, वो बढ़ के हमने करीब 1300 कर दी। 60% करीब हमने यूनिवर्सिटीज जो थी उनको बढ़ा दिया। लेकिन साथ ही दिक्कत क्या हो गई? जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था वो 65% घट गया। जो 0.4 पे था वो 0.14 हो गया। समस्या ये है कि हम क्वांटिटी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब क्वालिटी की बात आती है हम वहां पे फेल हो जाते हैं। हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण है। आईआईटीज पहले 4 थे, दुनिया में आईआईटीज का ब्रांड था, हमने उसको 15 बना दिया। अब लोगों को पता ही नहीं कि आईआईटी कहाँ है। हर आदमी बाजार में आज आईआईटी की डिग्री लेके घूम रहा है। ना उन आईआईटीज में ढंग के प्रोफेसर्स हैं, ना वहां पे वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं और बहुत सारे आईआईटीज को तो अब जॉब भी नहीं मिल रहा। तो हमने क्या किया? क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में उस ब्रांड का भट्टा बैठा दिया। यही स्थिति हमने करी आईआईएम्स के साथ। पहले 4 आईआईएम्स थे, लोग चाहते थे कि आईआईएम में पढ़ाई करें, उसके लिए एक लगन थी। अब हमने 15 कर दी। 15 करने से क्या हुआ? लोगों को सर्टिफिकेट तो मिल गया आईआईएम का, एक ईगो सेटिस्फैक्शन हो गया, लेकिन क्वालिटी खराब हो गई। आईआईएम्स के अंदर फैकल्टी ही नहीं है। मैं आईआईएम अहमदाबाद का स्टूडेंट हूँ, मैं लगातार वहाँ की फैकल्टी और स्टूडेंट से टच में हूँ। वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो रिटायर्ड फैकल्टी है उनको बुला बुला के पढ़ाना पड़ रहा है। ये स्थिति आज आईआईएम्स की है।
आखिर ऐसा क्यों हुआ, हमारा जो लेवल है वो इतना क्यों गिरा शिक्षा में, इसको अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति आती है। जो 5 क्राइटेरिया यूज किए गए हैं, अगर हम उसमें जाएं तो सबसे पहले है, जिसके कारण ये इंडेक्स बना, फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच, फ्रीडम टू एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कैंपस इंटीग्रिटी एंड फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन। ये 5 चीजें किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए जरूरी होती है, लेकिन हमने इनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया, जिसके कारण हमारे जो स्टूडेंट्स का पोटेंशियल था, एक तो हमने उसको सप्रेस किया और इस चक्कर में हमारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग भी गिरने लग गई। ये समस्या हमारे सामने आई। अब ये सर्वे हुआ कैसे? एक वीडम इंस्टीट्यूट है स्टॉकहोम में, उन्होंने एक पूरा पैमाना बनाया जिसमें एक्सपोर्ट कोडर सिस्टम बनाया। करीब पूरी दुनिया से 2300 2300 दुनिया भर के एक्सपर्ट्स थे, जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स थे, उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत करी और उस बेस पर एक क्राइटेरिया बनाया। अब इंडिविजुअल्स के अपने अपने व्यू हो सकते हैं, एक्सट्रीम हो सकते हैं, उन सबको स्टैटिस्टिकली सही करने के लिए उन्होंने पर्सनल बायस और वेरिंग स्टैंडर्ड्स अमंग एक्सपर्ट्स, क्योंकि हो सकता है कि मैं कहूं हमेशा कि भाई साहब पाकिस्तान में सब कुछ खराब है और पाकिस्तान का एक्सपर्ट बोले इंडिया में सब कुछ खराब है, ये पर्सनल बायस हो सकते हैं। उसको हटाने के लिए और कैलकुलेशन को क्रेडिबल रीजन में रखने के लिए बेसिक स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का इस्तेमाल किया गया, ताकि पर्सनल बायसनेस को खत्म किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने जो ब्रोशर छपते हैं उस पर नहीं देखा। आप अगर हिंदुस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी का ब्रोशर देख लें, प्राइवेट या गवर्नमेंट, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं, एज इफ की पूरी दुनिया यही चला रहे हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा जो सैलरी लोग हैं, सबसे ज्यादा जिनको तनख्वाहें मिलती है, वो इन्हीं के कैंपस से निकले। वो है डी जूरिस, मतलब जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है उसकी बात नहीं है। इन्होंने कहा कि हमने डी फैक्टो और डी जूरिस के बीच में डिफरेंशिएट किया और हमारा जो फोकस था वो था ग्राउंड रियलिटी को लेकर। हमने ग्राउंड रियलिटी को एनालिसिस किया है, ना कि जो आपके ब्रोशर्स में या एडवर्टाइजमेंट्स में आप दिखाते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्रेडिबिलिटी है। अब सवाल इस बात का है कि एकेडमिक फ्रीडम एक्चुअली इसका मतलब क्या है, और फिर ये भारत का स्कोर इतना क्यों गिरा? ये जो क्राइटेरिया है, इनमें सबसे ज्यादा समस्या क्या है? बाकी जो डेवलप्ड नेशंस हैं, क्या वहां पे गिरावट आई या नहीं आई, ये भी जानना जरूरी है। और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज जो हैं, क्या वो बगैर फ्रीडम के बन सकती हैं? अगर आप प्रोफेसर्स को काम नहीं करने दोगे, बच्चों को अपने हिसाब से सोचने नहीं दोगे, तो क्या आप वर्ल्ड क्लास थॉट प्रोसेस क्रिएट कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो? सवाल इस बात का है। तो दिक्कत कहां हुई? जो 5 पैरामीटर थे, वो जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसका पर्पस क्या है, इसका फायदा क्या, और भारत में उसका क्या आकलन हुआ, ये भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। रिसर्च एंड टीचिंग जो पहले 2.43 था, वो घट के 1.3 हो गया, बहुत तेजी से गिरा। फ्रीडम टू इन्वेस्टिगेट एंड टीच, प्रोफेसर क्या पढ़ा सकते हैं और क्या रिसर्च कर सकते हैं, क्या ये फ्रीडम है? समस्या क्या आ रही है कि जो स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि जरूरत से ज्यादा सेल्फ सेंसरशिप है, आउट ऑफ फियर ऑफ प्रोफेशनल रिटेलिएशन। अगर हम कोई ऐसा टॉपिक लेते हैं जो एचओडीज को पसंद नहीं है, वाइस चांसलर को पसंद नहीं है, ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम को पसंद नहीं है, तो हमारे पे रिटेलिएशन हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने बहुत लिमिटेड, और वो जो घिसे पिटे टॉपिक है बस वहीं तक ही लोग रह गए। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बंद हो गई, ये लोगों का कहना है। एकेडमिक एक्सचेंज की बात आती है कि भाई शेयर ऑफ आइडियाज एंड रिसर्च, क्या रिसर्चर फ्रीली आइडिया शेयर कर सकता है? अब भारत में स्थिति यह है कि आप किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए आपको सरकार की परमिशन चाहिए। रिसर्चर अपनी मर्जी से किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकता और दुनिया में जाके किसी फोरम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो ये नहीं सीख सकता कि मुद्दे क्या है। जब वो दुनिया के मुद्दे सीखेगा नहीं तो रिसर्च क्या करेगा? ये एक चैलेंज आ गया है। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की जब बात आती है कि क्या यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से, अपने मानदंडों से चलती है? आपको याद होगा ट्रंप ने जब हार्वर्ड के खिलाफ कार्रवाई की थी, तो हार्वर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कह दिया था कि हमें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के डिक्टेट का कोई लेना देना नहीं।
हम अपने आप मैनेज कर लेंगे, आपको ग्रांट नहीं देना मत दो, हम अपने एलुमनाई से ले लेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट से कर लेंगे, लेकिन हम तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये है जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं, जो एक्सीलेंस में है, वो अपने दम पे चलती है, वो सरकार की सब्सिडियों पे नहीं चलती है। तो यूनिवर्सिटी अपने फैसले लेने में कितनी स्वतंत्र है। भारत में क्या आईआईटी ऐसा कर सकता है? क्या आईआईएम ऐसे कर सकते हैं? या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपनी मनमर्जी कर सकती है? संभव ही नहीं। तो भारत में यूनिवर्सिटीज फेस डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रेशर रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीडरशिप अपॉइंटमेंट। वह वाइस चांसलर कौन अपॉइंट करता है? पिछले 10-12 साल के वाइस चांसलर उठा के देख लीजिए। पहले ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान का पूरा जो एकेडमिक सिस्टम है वो लेफ्टिस्ट के कंट्रोल में, कम्युनिस्टों के कंट्रोल में। आज ये कहा जाता है कि पूरा एकेडमिक सिस्टम आरएसएस के कंट्रोल में। जो वाइस चांसलर्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस के वर्कर या समर्थक रहे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने स्थिति दिख रही है। कैंपस इंटीग्रिटी की बात, कि लगातार क्या कैंपस को सर्वेलेंस में रखा जा रहा है कि कौन बच्चा कर रहा है, क्या कर रहा है। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने क्या लिखा यूनिवर्सिटी को कि आप सर्वेलेंस करके बताइए कि किन किन बच्चों ने प्रदर्शन किया था। क्या आप एकेडमिक फ्रीडम पे एनक्रोच नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था कि बार काउंसिल चेयरमैन को क्यों रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान की हर मर्यादा का उल्लंघन किया था और वो डिटेल में मैंने एनालाइज किया। तो स्थिति यहाँ यह आ जाती है कि आप अगर बच्चों पे या फैकल्टी पे क्रैक डाउन करते हो, अगर उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखा, तो ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कैंपसेस में होता है एकेडमिक फ्रीडम के खिलाफ माना जाता है। अब रही बात कि एकेडमिक कल्चर और एक्सप्रेशन के लिए क्या हम तैयार हैं? जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, क्या हम हमारी यूनिवर्सिटीज में उस पर चर्चा कर सकते हैं? उदाहरण के लिए आजकल हम एलजीबीटीक्यू की बात कर रहे हैं, क्या कैंपसेस में इसकी चर्चा हो सकती है? हम अवॉइड करते हैं। क्या हम और कंट्रोवर्शियल मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं? नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम कर्टेल की जा रही है और उसका असर ये दिख रहा है कि हमारे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स है, आज भारत लोअर 20% की कैटेगरी में आ गया है। अगर हम देखें जो विकसित देश है, हम जो विकसित बनना चाह रहे हैं, वो सब टॉप 20-30 में है, टॉप 20 में, और हम लो 20 में। तो विकसित भारत बनने के लिए सबसे पहले इस पैरामीटर को सुधारना होगा, यूनिवर्सिटीज को सुधारना होगा। अभी तक हमने बात करी थी डेवलप्ड कंट्रीज की, अब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, नेपाल, भूटान जैसे देश। नेपाल और भूटान दुनिया के सबसे गरीब देशों में माने जाते हैं, लेकिन वहां पे एकेडमिक फ्रीडम भारत से ज्यादा है, वो हमसे ज्यादा ऊपर रैंकिंग है। पाकिस्तान को हम हमेशा कहते हैं वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल होने के बाद भी वहां पे एकेडमिक फ्रीडम भारत से ज्यादा है, ये आंकड़े बताते हैं। भारत दुनिया के जो 20% लोग, जो यूनिवर्सिटीज हैं, लोअर 20% में हमारा फ्रीडम एक्सप्रेशन आता है, और कुल मिला के हम कंपैरिजन होता है अफगानिस्तान से, जहां पे तालिबान है। अब आप कहेंगे आप तालिबान से कैसे कर सकते हैं? मैं आपके सामने आंकड़ा रख देता हूं। नेपाल कंसिस्टेंट अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की फ्रीडम को मेंटेन किए हुए है, मतलब नेपाल में जो सरकारें हैं वो यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग में इंटरफियर नहीं करती। भूटान ने अपने आप को इंप्रूव किया, वहां पे भी स्टेबल है, वहां पे भी इंटरफियरेंस नहीं है, और ये टॉप 30-40 में आता है, डेवलप्ड नेशन के बराबर आ रहा है भूटान। इस बात को देखिए। पाकिस्तान ने इंप्रूव किया है 58 से 61, ये भी टॉप 30-40 कैटेगरी के अंदर आ रहा है। श्रीलंका, ये भी टॉप 40-50 में आ रहा है, वहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। बांग्लादेश में काफी गिरावट आई है, वो भारत की तरह लोअर कैटेगरी में आ गया है। और भारत के बाद अगर हम अफगानिस्तान देखें तो एक समय आप ये देखिए, अफगानिस्तान 0.5 पे था, हम 0.4 पे थे। आप ये समझिए कि अफगानिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज की जो फ्रीडम थी वो भारत से ज्यादा थी। पिछले 3-4 साल में हालत ज्यादा खराब हुई है, क्योंकि तालिबान की जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करी, उससे उनका नाम खराब हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि नेपाल और भूटान जो दुनिया के सबसे गरीब देश है, वहां पे भी एकेडमिक फ्रीडम भारत से ज्यादा है।
पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे एकेडमिक फ्रीडम को इम्प्रूव किया है और भारत से ज्यादा। और भारत की स्थिति कहाँ आ रही है? हम आ रहे हैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान की कैटेगरी। क्या ये भारत को शोभा देता है? प्रधानमंत्री कार्यालय को और एजुकेशन मिनिस्ट्री को इस पे सीरियसली काम करना होगा, नहीं तो जो विश्व गुरु की हम बात कर रहे हैं ना, वो मुश्किल हो जाएगी। अब जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, जो बोलेंगे आप तो नेगेटिव बात कर रहे हो, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो ये कहेंगे कि साहब आप ये एक्सपर्ट्स के भरोसे कैसे चल सकते? आपने 2300 लोगों को बुलाया, उनसे बात कर ली, तो इससे क्या भारत की प्रक्रिया क्लियर होगी? मैं मानता हूं बायसनेस हो सकती है। दूसरा मुद्दा यह है कि अगर भारत की स्थिति इतनी खराब है तो हमारे यहाँ एजुकेशन का फंड बढ़ता जा रहा है, हमारे बच्चे पूरी दुनिया में जा रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं स्थिति खराब है? ये बात भी सही है। तो यहाँ पे विरोधाभास बहुत क्लियरली दिखता है। लेकिन कुल मिला के स्थिति यह है कि अगर हमें विकसित बनना है तो अभी हमारी जो इंस्टीट्यूट का फ्रीडम इंडेक्स है, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स है, वो बहुत कम है विकसित देशों से। उस पर हमें काम करने की जरूरत है। और ये बात सिर्फ भारत में नहीं है कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर गिरा है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी अगर आप देखें तो करीब 50 देशों के अंदर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है, सिर्फ 9 देशों में सुधार हुआ है पिछले 10 साल में। तो भारत गिरने वालों की श्रेणी में है, उठने वालों की श्रेणी में नहीं है। इसीलिए अगर हम ये कहें कि साहब ये भारत की कहानी है, ऐसा नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी डिक्लाइन हुआ है। और यहीं पे बात आती है कि ऑटोनॉमी वर्सेस पॉलिटिकल कंट्रोल। जो लोग सत्ता में होते हैं वो चाहते हैं समाज उनके हिसाब से चले, और फिर वो यूथ को कंट्रोल करना चाहते हैं, और यूथ का मतलब है आप यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन जब आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो सवाल इस बात का है कि क्या सिर्फ बिल्डिंगें बनाने से, लैब बनाने से, पैसा देने से आप क्या वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना लोगे? वहाँ क्वालिटी ऑफ रिसर्च होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ टीचिंग होना चाहिए। हमारे बच्चे विदेश में जाएं और कार्रवाई करें और वहाँ के बच्चों के साथ मिलजुल के कोई नई चीज बनाएं, ये इंटरफेस जरूरी है। इसीलिए सवाल अब इस बात का है कि क्या विदाउट एकेडमिक फ्रीडम हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं? क्या ये संभव है? सवाल इस बात का है। आपको क्या लगता है दोस्तों? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए अगर पॉसिबल है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।